विद्यार्थियों, मैं रुबेन सरन माथुर, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ईएफएम राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सामरलेख जयपुर, आपका आज के इस ही लेक्चर में स्वागत। विद्यार्थियों, पिछले ही लेक्चर्स में हमने बीकॉम प्रथम वर्ष यानी बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंतर्गत हमारे ईएफएम सब्जेक्ट के पेपर व्यावसायिक अर्थशास्त्र यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स का अध्ययन हम कर रहे थे और इसके अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के बारे में यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। विद्यार्थियों, आज के ई लेक्चर में हम इस सिद्धांत की प्रमुख आलोचनाओं का अध्ययन करेंगे यानी क्रिटिसिज्म ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। विद्यार्थियों, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत मूल्य निर्धारण का केंद्रीय सिद्धांत है, परंतु इस सिद्धांत की अनेक आलोचनाएं भी की गई हैं, जिनमें से अधिकांश आलोचनाएं सिद्धांत की मान्यताओं के संबंध में है। इस सिद्धांत की आलोचनाएं क्या क्या है, चलिए देखते हैं। पहली जो आलोचना इस सिद्धांत की यानी जो पहला क्रिटिसिज्म है वो है कि साधन की सीमांत उत्पादकता को ज्ञात करना कठिन है। पहला यहाँ पे जो हमारा क्रिटिसिज्म है, हमारी जो आलोचना है वो है कि साधन की सीमांत उत्पादकता को मापना कठिन है। मापना कठिन यानी it is difficult to measure marginal productivity. It is difficult to measure marginal productivity. विद्यार्थियों, किसी भी वस्तु का उत्पादन उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के सामूहिक प्रयासों का फल होता है। अतः किसी एक साधन की सीमांत उत्पादकता को ज्ञात करना अत्यंत कठिन है। किसी उत्पादन कार्य में उत्पत्ति के साधनों की मात्रा को स्थिर रखकर किसी एक साधन की मात्रा में वृद्धि की जाती है, तो उससे उत्पत्ति में जो वृद्धि होती है वह अकेले साधन की अतिरिक्त इकाई की उत्पत्ति नहीं कही जा सकती, क्योंकि उस उत्पत्ति में अन्य साधनों का भी भाग सम्मिलित रहता है। यानी अन्य साधनों का भी योगदान उसमें सम्मिलित होता है। इतना ही नहीं, उत्पादन के कुछ साधन अविभाज्य भी हो सकते हैं। उत्पादन के कुछ साधन अविभाज्य भी हो सकते हैं। यानी प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी क्यों होता है? कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। इसलिए एक सिंगल फैक्टर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को निर्धारित करना, डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल है। मान लीजिए हमने कई फैक्टर्स को कांस्टेंट रखा और एक फैक्टर की क्वांटिटी बढ़ा दी, तो जो प्रोडक्शन में इंक्रीज हुई वो केवल उस फैक्टर यानी वो जो प्रोडक्शन में इंक्रीज हुई यानी जो उत्पत्ति में जो वृद्धि हुई वह उस अकेले साधन की अतिरिक्त इकाई की उत्पत्ति नहीं कही जा सकती। यानी the resultant increase in the production cannot be attributed solely to the extra unit of the variable factor, because the efforts of other factors are also implicit in the production of the particular commodity. क्योंकि
उस उत्पत्ति में अन्य साधनों का भी योगदान, अन्य साधनों का भी जो योगदान सम्मिलित होता है। इतना ही नहीं, उत्पत्ति के कुछ साधन अविभाज्य भी हो सकते हैं। विद्यार्थियों, अगर वो साधन अविभाज्य हैं तो उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को निर्धारित करना, ऐसी स्थिति में उन साधनों की सीमांत उत्पादकता को ज्ञात करना कठिन होता है। दूसरा जो हमारा यहाँ पे आलोचना है इस सिद्धांत की, तो हम सीमांत उत्पादकता को मापना ही कठिन है, पहली आलोचना है। अब दूसरी आलोचना हम देखते हैं इसकी। दूसरी जो यहां पे आलोचना है इस सिद्धांत की, वो है कि साधन की सभी इकाइयां समरूप नहीं होती हैं। साधन की सभी इकाइयां समरूप नहीं होती हैं। साधन की सभी इकाइयां समरूप नहीं। यानी अगर हम इंग्लिश में कहें तो ऑल द यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर आर नॉट होमोजेनियस। All the units of a variable factor are not homogeneous. इस प्रकार इस सिद्धांत में यह माना गया है कि उत्पादन के एक विशेष साधन की सभी इकाइयां पूर्णतः समरूप होती हैं, लेकिन व्यवहार में साधनों की सभी इकाइयां समरूप नहीं होती तथा उनमें भिन्नता पाई जाती है। इसलिए वे एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती हैं, वो एक दूसरे की परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होती हैं। All the units of a particular factor are not identical. इसलिए वो एक दूसरे की परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते। अब हम तीसरी जो क्रिटिसिज्म है उसको डिस्कस करेंगे। तीसरा जो यहाँ पे आलोचना है इस सिद्धांत की, पहली तो ये थी कि सीमांत उत्पादकता को हम माप नहीं सकते, दूसरा कि सभी इकाइयां समरूप नहीं होती। तीसरी जो यहां आलोचना है वो है पूर्ण प्रतियोगिता की अवास्तविक मान्यता। पूर्ण प्रतियोगिता की अवास्तविक मान्यता। यानी assumption ऑफ परफेक्ट कंपटीशन यहां पे इमेजिनरी है। इमेजिनरी है। विद्यार्थियों, पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता अवास्तविक है। सीमांत उत्पादकता सिद्धांत में यह माना गया है कि वस्तु बाजार तथा साधन बाजार दोनों में ही पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है, जो कि व्यवहार में ठीक नहीं है। व्यवहार में ना तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है और ना ही पूर्ण एकाधिकार की स्थिति यानी मोनोपोली,
ना मोनोपोली की, ना परफेक्ट कंपटीशन की, ना परफेक्ट मोनोपोली पाई जाती है, ना परफेक्ट कंपटीशन पाया जाता है, बल्कि इन दोनों के मध्य अपूर्ण प्रतियोगिता, इम्परफेक्ट कंपटीशन की स्थिति पाई जाती है। यानी ना तो परफेक्ट मोनोपोली पाई जाती है, ना परफेक्ट कंपटीशन पाया जाता है, इसलिए यह मान्यता गलत है। चौथी जो आलोचना है, चौथी यहां पे जो आलोचना है वो है कि पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यता। पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यता। पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यता। यानी false assumption of perfect competition, of perfect competition नहीं, full employment। यानी assumption of full employment is, यहां पे assumption of full employment जो है वो unrealistic है। यानी assumption of full employment, assumption of full employment assumption of full employment, यहां पे जो assumption of full employment है वो अनरियलिस्टिक है। यहां पे जो assumption of full employment है वो अनरियलिस्टिक है। assumption of full employment unrealistic। यानी जो फुल एम्प्लॉयमेंट का assumption है वो अनरियलिस्टिक है। कीन्स तथा अन्य अर्थशास्त्रियों ने बताया है कि पूर्ण रोजगार एक सामान्य दशा नहीं है। पूर्ण रोजगार एक सामान्य दशा नहीं है, बल्कि पूर्ण रोजगार से कम रोजगार अथवा अल्प रोजगार सामान्य स्थिति होती है। अतः दुनिया की अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में बेरोजगारी की स्थिति पाई जाती है। इसलिए साधनों का पुरस्कार उनकी सीमांत उत्पादकता से कम हो सकता है। यानी पूर्ण रोजगार से कम रोजगार अथवा अल्प रोजगार सामान्य स्थिति है, ना कि पूर्ण रोजगार सामान्य स्थिति है। पूर्ण रोजगार सामान्य दशा नहीं है। यानी कीन्स एंड अदर इकोनॉमिस्ट्स हैव पॉइंटेड आउट दैट फुल एम्प्लॉयमेंट इज नॉट ए जनरल कंडीशन। यानी फुल एम्प्लॉयमेंट एक जनरल कंडीशन नहीं है, बल्कि कंडीशन ऑफ लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट ये जनरल कंडीशन है। इस प्रकार विद्यार्थियों, इस आलोचना के अनुसार पूर्ण रोजगार की मान्यता अवास्तविक। अब हम पांचवी आलोचना का अध्ययन करेंगे। पांचवी जो आलोचना, विद्यार्थियों अब हम पांचवी आलोचना की बात करेंगे। पांचवी आलोचना, जो पांचवी आलोचना इस सिद्धांत की है वो है कि उत्पत्ति के साधनों में पूर्ण गतिशीलता की जो मान्यता है वो गलत है। उत्पत्ति के साधनों में उत्पत्ति के साधनों में पूर्ण गतिशीलता की मान्यता गलत। की मान्यता गलत।
यानी यहां पे अनरियलिस्टिक assumption of perfect mobility, unrealistic परफेक्ट मोबिलिटी, यानी ये जो मान्यता है वो गलत है, यानी ये जो मान्यता है वो गलत है। विद्यार्थियों, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत में उत्पत्ति के सभी साधनों को व्यावसायिक तथा भौगोलिक दृष्टि से पूर्ण गतिशील माना गया, परंतु व्यवहार में उत्पत्ति के साधन पूर्ण गतिशील नहीं होते। उनकी गतिशीलता में आर्थिक तथा गैर आर्थिक तत्व बाधक होते हैं। यानी ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट practically all the factors of production are not fully mobile. उनकी मोबिलिटी में इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स हर्डल्स होते हैं, बाधा होते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों अब हम छठी इसकी आलोचना की बात करेंगे, वो है छठी आलोचना। छठी जो आलोचना है इस सिद्धांत की वो है कि ये एक पक्षीय सिद्धांत है, यानी एक पक्षीय सिद्धांत। छठी आलोचना यानी ये एक वन साइडेड थ्योरी है। विद्यार्थी, कई अर्थशास्त्रियों के अनुसार यह सिद्धांत एक पक्षीय होने के कारण यह सिद्धांत अपूर्ण है, क्योंकि इस सिद्धांत में केवल साधन की मांग पक्ष को ही अधिक महत्व दिया गया है तथा साधन के पूर्ति पक्ष को बिल्कुल भुला दिया गया है, जबकि आधुनिक सिद्धांत के अनुसार साधन के मूल्य निर्धारण में साधन की मांग तथा पूर्ति दोनों का महत्व होता है। यानी ये वन साइडेड थ्योरी है। फ्रीडमैन एंड सैमुअलसन कहते हैं कि ये थ्योरी इम्परफेक्ट है क्योंकि ये वन साइडेड है। ये केवल जो है डिमांड साइड पर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड साइड पर ही ये एम्फेसिस देती है, यानी ये मांग पक्ष को ही अधिक महत्व देती है और ये पूर्ति पक्ष को यहां बिल्कुल भुला दिया। इसलिए ये एक वन साइडेड एक पक्षीय सिद्धांत है, जबकि मॉडर्न थ्योरी के अनुसार डिमांड और सप्लाई दोनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई आर इंपॉर्टेंट। साधन के मूल्य निर्धारण में साधन की मांग तथा पूर्ति दोनों का महत्व होता है आधुनिक सिद्धांत के अनुसार। इसलिए यह सिद्धांत एक पक्षीय है, ये इसकी आलोचना है। अब हम सातवीं आलोचना की बात करेंगे। सातवीं जो यहां पे आलोचना है कि यह केवल दीर्घकालीन विश्लेषण है। ये केवल दीर्घकालीन विश्लेषण है। यानी
लॉन्ग टर्म एनालिसिस है केवल। केवल लॉन्ग टर्म एनालिसिस। सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार उत्पत्ति के साधनों का पारिश्रमिक दीर्घकाल में उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर होता है, परंतु व्यवहारिक जीवन की अधिकांश समस्याएं अल्पकाल में साधनों के पुरस्कार निर्धारण की होती हैं। इसलिए ये जो सिद्धांत है हमें दीर्घकाल में साधनों के पुरस्कार निर्धारण के योग्य बनाता है। यानी रिवार्ड ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द लॉन्ग रन किसके बराबर होता है? उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल देखें तो जो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ आर रिलेटेड विद द शॉर्ट रन से संबंधित है। इसलिए इस थ्योरी में उनका विश्लेषण, ये थ्योरी को एक्सप्लेन करने में, एनालाइज करने में, इस थ्योरी में उनका विश्लेषण नहीं किया गया है। अब विद्यार्थियों हम 8वीं आलोचना देखेंगे इस सिद्धांत की। 8वीं आलोचना, जो 8वीं आलोचना है वो है कि साहसी की सेवाओं पर यह लागू नहीं होता है। साहसी की सेवाओं पर लागू ना होगा। साहसी की सेवाओं पर लागू ना होना। यानी नॉट एप्लीकेबल टू एंटरप्रेन्योरियल सर्विसेज, नॉट एप्लीकेबल टू एंटरप्रेन्योरियल सर्विसेज। नॉट एप्लीकेबल not applicable to entrepreneurial services. Not applicable to entrepreneurial services. विद्यार्थियों, किसी भी साहसी की सीमांत उत्पादकता को ज्ञात नहीं किया जा सकता इस आलोचना के अनुसार, क्योंकि एक व्यवसाय में सामान्यतः एक ही साहसी होता है। अतः साहसी की एक अतिरिक्त इकाई को बढ़ाना अथवा घटाना संभव नहीं होता। इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार साहसी की सेवाओं का पुरस्कार निर्धारित नहीं किया जा सकता। कैसे किया जा सकता है? यानी द मैनेजरियल प्रोडक्टिविटी, द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मैनेजरियल नहीं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ ए एंटरप्रेन्योर कैन नॉट बी। इस सिद्धांत के अनुसार एंटरप्रेन्योर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नहीं निकाली जा सकती, क्योंकि ओनली वन एंटरप्रेन्योर होता है सामान्यतः। इसलिए टू इंक्रीज और डिक्रीज वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द एंटरप्रेन्योर इज नॉट पॉसिबल। इसलिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रिवार्ड ऑफ द सर्विसेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, अब हम इसीलिए इस सिद्धांत के अनुसार साहसी की सेवाओं का पुरस्कार निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी सीमांत उत्पादकता कैसे निकालेंगे? इस प्रकार विद्यार्थियों, अभी तक हमने इसकी 8 आलोचनाओं का अध्ययन किया। इसकी 9वीं आलोचना का हम अध्ययन करेंगे। अब 9वीं जो इसकी आलोचना है वो है लाभ अधिकतम करने की मान्यता दोषपूर्ण होना। लाभ अधिकतम करने की
लाभ अधिकतम करने की मान्यता दोषपूर्ण होना, अनरियलिस्टिक अजम्पशन ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, यानी इस सिद्धांत के अनुसार ये जो लाभ अधिकतम करने की मान्यता मानी गई है, यानी इस सिद्धांत ने जो अजम्पशन ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट किया है वो गलत है। अनरियलिस्टिक अजम्पशन of maximization of profit. Of profit. यानी सीमांत उत्पादक का सिद्धांत ये मानकर चलता है कि प्रत्येक उत्पादक अथवा फर्म अपने लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से कार्य करता है। व्यवहार में यह मान्यता ठीक नहीं है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों ने अपने अध्ययनों से यह स्पष्ट किया है आज कई फर्मों का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना ना होकर संतोषप्रद लाभ कमाना, अपने बाजार भाग को बनाए रखना आदि होता है। यानी दिस अजम्पशन ये अजम्पशन जो हमारा है कि ऑल प्रोड्यूसर्स या फर्म्स हैं वो उनका जो एम है वो मैक्सिमाइजिंग देयर प्रॉफिट है, ये गलत है। क्योंकि आजकल कई फर्में हैं। टुडे द एम ऑफ द फर्म, many firms is not to maximize the profit but to earn satisfactory profit, to maintain their market share। ये होता है। इसलिए ये जो मान्यता है ये गलत है इस आलोचना के। अब हम 10वीं आलोचना का अध्ययन करेंगे। 10वीं जो आलोचना है इस सिद्धांत की, इस सिद्धांत की 10वीं आलोचना है वो है कि ये प्रॉब्लम ऑफ एक्यूमुलेशन नॉट सॉल्व, जोड़ने की समस्या का बना रहना। इस प्रकार जो 10वीं आलोचना है वो है जोड़ने की समस्या का बना रहे। दसवीं हमारी आलोचना है, यानी प्रॉब्लम ऑफ एक्यूमुलेशन not solved। Problem of accumulation not solved। विद्यार्थियों, यदि समाज के कुल उत्पादन को यदि समाज के कुल यदि समाज के कुल उत्पादन को विभिन्न साधनों में उनकी सीमांत उत्पादकता के अनुसार बांटा जाए तो कुल उपज समाप्त नहीं होगी। If the total production of the society is distributed according to their marginal productivity of the factors, then the total yield will not be taken up. Some part will remain in excess or some part will be less than required for distribution। यानी
यदि समाज के कुल उत्पादन को विभिन्न साधनों में उनकी सीमांत उत्पादकता के अनुसार बांटा जाए तो कुल उपज समाप्त नहीं होगी, उसका कुछ भाग शेष बचा रहेगा अथवा कुछ कम पड़ेगा। यानी यदि समाज के कुल उत्पादन को विभिन्न साधनों में उनकी सीमांत उत्पादकता के अनुसार बांटा जाए तो कुल उपज समाप्त नहीं होगी, बल्कि उसका कुछ भाग शेष बचा रहेगा अथवा कुछ कम पड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुल उत्पादन साधनों के सहयोग का परिणाम होता है, इसलिए जो कुछ भाग बचता है अथवा कम पड़ता है उसे साधनों के सहयोग की उपज कहा जा सकता है, और इससे उत्पन्न होने वाली समस्या को योग की समस्या अथवा जोड़ने की समस्या कहा जाता है। इसलिए जोड़ने की समस्या का बना रहना यह इसकी 10वीं आलोचना। विद्यार्थियों, हम इसकी 11वीं आलोचना का अध्ययन करेंगे। ग्यारहवीं आलोचना है जो इस सिद्धांत की, वो है कि यह सिद्धांत समाज में धन का जो असमान वितरण है उसका समर्थन करता है। समाज में धन के असमान वितरण का समर्थन। यानी it supports unequal distribution of wealth. It supports unequal distribution of wealth. विद्यार्थियों, इस सिद्धांत के अनुसार यह सिद्धांत एनकरेज करता है और जस्टिफाई करता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को, क्योंकि यह सिद्धांत ये कहता है कि जो अमीर लोग हैं उनकी इनकम ज्यादा है क्योंकि उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, और जो गरीब है उनकी इनकम कम है क्योंकि उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम है। लेकिन ये जो तर्क है ये सही नहीं, जबकि व्यवहार में निर्धन अधिक काम करके भी कम आय प्राप्त करते हैं और धनी लोग कम काम करके भी अधिक आय प्राप्त करते हैं, इसलिए यह तर्क सही नहीं। इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने इस सिद्धांत की 11 आलोचनाओं का अध्ययन किया। तो इस सिद्धांत की पहली आलोचना थी कि यह साधन की सीमांत उत्पादकता को ज्ञात करना कठिन है। दूसरा, साधन की सभी इकाइयां समरूप नहीं होती। तीसरा, पूर्ण प्रतियोगिता की अवास्तविक मान्यता होना। चौथा, पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यता। पांचवा, उत्पत्ति के साधनों में पूर्ण गतिशीलता की मान्यता गलत होना। छठी जो इसकी आलोचना थी कि यह एक पक्षीय सिद्धांत है। सातवीं कि ये केवल दीर्घकालीन विश्लेषण है। आठवीं कि ये साहसी की सेवाओं पर लागू नहीं होता। नवीं आलोचना इसकी थी कि लाभ अधिकतम करने का जो मान्यता है, यानी लाभ अधिकतम करने की मान्यता दोषपूर्ण है। 10वीं जो इसकी आलोचना थी वो ये है कि जोड़ने की समस्या का बना रहना, और 11वीं आलोचना इसकी थी कि समाज में ये सिद्धांत धन के असमान वितरण का समर्थन करता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने आज के ई लेक्चर में सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की जो इसकी क्रिटिसिज्म थी, आलोचना थी, का अध्ययन किया।
विद्यार्थियों, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की व्याख्या तथा इन आलोचनाओं का अध्ययन करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि उत्पादन साधनों की कीमत निर्धारण की संतोषजनक व्याख्या करने में ये सिद्धांत असमर्थ है। ये सिद्धांत अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। आज के विश्व में साधनों के मूल्य निर्धारण पर अनेक गैर आर्थिक तत्वों का भी प्रभाव पड़ता है, जिनकी यह सिद्धांत व्याख्या नहीं करता। इस प्रकार विद्यार्थियों, आज की लेक्चर में हमने सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की आलोचना का अध्ययन किया। आज की लेक्चर में इतना ही। आगे की लेक्चर्स में हम आगे का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पटियाला पैंट लगा के कहना है, कलिए में यूं तो चुपके रहता है, चन्ना में लपो पड़े, ऊंची सी नीची दूसरी बातें करने दे। इसी बात तेरा प्यार ही पटियाला पैंट लगा